डियर स्टूडेंट्स, आज हम दबाव समूह की कार्यप्रणाली और उसकी भूमिका के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले के वीडियो में मैं आपको बता चुकी हूँ कि दबाव समूह का क्या अर्थ होता है और उसका वर्गीकरण क्लासिफिकेशन क्या है, किस तरीके से राजनीतिक विद्वानों ने उनका क्लासिफिकेशन किया है। दबाव समूह का एकमात्र उद्देश्य अपने हितों की प्राप्ति एवं रक्षा होता है, ये मैंने आपको बताया ही है। अतः वे उन सभी तरीकों को अपनाना उचित मानते हैं जो स्थिति के अनुसार आवश्यक हों, चाहे फिर वे तरीके अनैतिक एवं अवैध ही क्यों न हों। आधुनिक लोकतांत्रिक राज्य व्यवस्थाओं में दबाव समूहों द्वारा अपनाए जाने वाले प्रमुख तरीके हैं। ये तरीके इन दबाव समूहों की कार्यप्रणाली पर प्रकाश डालते हैं। सबसे पहला कार्य प्रणाली का तरीका है लॉबिंग। लॉबी का अर्थ है ऐसे व्यक्तियों का समूह जो व्यवस्थापिका में किसी विधेयक पर होने वाले मतदान को प्रभावित करते हैं। दबाव समूह लॉबी के रूप में कार्य करते हैं और उनकी उक्त क्रिया को लॉबिंग कहा जाता है। संयुक्त राज्य अमेरिका में लॉबिंग की प्रथा विशेष रूप से देखने को मिलती है। वहाँ विभिन्न व्यवसायों एवं उद्योगों की अपनी लॉबी है और वे विभिन्न तरीकों से व्यवस्थापिका के सदस्यों को प्रभावित करती है। इस उद्देश्य से दबाव समूह विधायकों से व्यक्तिगत संपर्क करते हैं, उनके पास प्रतिनिधि मंडल व शिष्टमंडल भेजे जाते हैं और जरूरी होने पर दबाव समूह प्रदर्शन आदि का सहारा भी लेते हैं। विधेयकों को प्रभावित करने के लिए दबाव समूह दावतों, आमोद प्रमोद तथा रिश्वत आदि के साधनों का भी प्रयोग करते हैं। लॉबिंग की प्रणाली के अंतर्गत दबाव समूह किसी प्रशासनिक अधिकारी को भी प्रभावित कर सकते हैं ताकि वह किसी विशेष मामले में ऐसे निर्णय नहीं ले जो इन दबाव समूहों के हितों पर आघात करते हैं। दबाव समूहों की कार्यप्रणाली का एक तरीका यह भी है कि यह राजनीतिक दलों से परोक्ष संपर्क स्थापित करते हैं जो उनके हितों की सिद्धि में सहायक हो। भारत में विभिन्न श्रमिक संघों के विभिन्न राजनीतिक दलों से संपर्क हैं। महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश की चीनी लॉबी के संपर्क भी अपने अनुकूल राजनीतिक दल से हैं। पुरानी कांग्रेस पार्टी में सिंडिकेट व इंडिकेट नामक ऐसे दो स्पष्ट गुट थे जिनके साथ क्रमशः दक्षिणपंथी व वामपंथी दबाव समूह के संपर्क थे। जब कभी आम चुनाव होते हैं तो दबाव समूह इस बात की कोशिश करते हैं कि उनसे संबंधित दल के उम्मीदवारों के चयन में उनकी गुप्त राय ली जाए और वे अपनी पसंद के उम्मीदवारों के चुनाव के खर्चे को उठाने व उसके पक्ष में प्रचार करने का भी वादा करते हैं। दबाव समूह किसी राजनीतिक दल से उपरोक्त संबंध इस विश्वास के साथ स्थापित करते हैं कि वह शासन सत्ता प्राप्त करेगा तो उनके हितों की रक्षा एवं वृद्धि होगी। इसके अलावा जनमत निर्माण के साधनों का प्रयोग करते हैं। दबाव समूह अनेक बार अपनी मांगों व हितों को राष्ट्रीय हित के रूप में प्रस्तुत करते हैं और अपनी मांगों के पीछे जनमत का बल स्थापित करने के लिए जनमत निर्माण के साधनों का प्रयोग भी करते हैं। पश्चिमी लोकतंत्र में रेडियो व दूरदर्शन भी जनमत निर्माण के स्वतंत्र साधन हैं और दबाव समूह इनका भी ऐसा कुशल प्रयोग करते हैं कि जनमत राष्ट्रीय हित व सार्वजनिक हित के नाम पर उनकी मांगों का समर्थन करे। दबाव समूह जनमत का समर्थन मिलने पर सरकार से अपनी मांगों के पक्ष में निर्णय कराने में सफल हो जाते हैं और वर्तमान समय में तो सोशल मीडिया भी इसका एक साधन बन गया है। इसके बाद है जब किसी दबाव समूह के विरोध के बावजूद ऐसे कानून पारित हो जाते हैं जो दबाव समूह के हितों को हानि पहुंचाने वाले होते हैं तो वे अपने मौलिक अधिकारों की रक्षा की आड़ में न्यायालय में याचिका दाखिल करते हैं और यह मांग करते हैं कि संबंधित कानून संविधान के ढांचे व भावना के विरुद्ध हैं, अतः उसे अवैध घोषित करके रद्द कर दिया जाए।
इसके अलावा दबाव समूह गुप्त रूप से रिश्वत आदि के गुप्त असंवैधानिक तरीकों को भी अपनाते हैं। वे सार्वजनिक स्तर पर दबाव डालने वाले असंवैधानिक तरीकों का भी प्रयोग करते हैं, जैसे हड़ताल, बंद, धरना, घेराव, भूख हड़ताल, अग्निदाह, रास्ता रोको आंदोलन, कर देने से इनकार करना, सार्वजनिक संपत्ति को नष्ट करना आदि। अफ्रो एशियाई लोकतांत्रिक राज्यों में ऐसे तरीके विशेष रूप से लोकप्रिय हैं। अनेक दबाव समूह मानते हैं कि अव्यवस्था, हिंसा एवं आक्रोश के उपरोक्त नीतियां सरकार पर ऐसा दबाव उत्पन्न करती हैं कि वह उनकी मांगों को स्वीकार कर सकती है। तो ये तौर तरीके दबाव समूह अपने हितों की पूर्ति के लिए इस्तेमाल करते हैं। किसी राजनीतिक व्यवस्था में दबाव समूह की भूमिका वास्तव में उसके कार्यों को भी प्रकट करती है। सामान्यतः एक लोकतांत्रिक समाज व शासन के विभिन्न दबाव समूहों की भूमिका दिखती है। किन रूपों में, यह देखिए। विभिन्न वर्गों की संगठित अभिव्यक्ति। समाज में विभिन्न हितों से संबंधित अनेक वर्ग होते हैं जिन्हें राजनीतिक दलों के माध्यम से प्रतिनिधित्व नहीं मिलता है। विभिन्न दबाव समूह ऐसे वर्गों के हितों को संगठित मांग के रूप में शासन के सामने रखते हैं। वर्गीय हित में तालमेल बैठाना। एक दबाव समूह प्रायः एक विशेष वर्ग का प्रतिनिधित्व करता है, किंतु इस वर्ग के सदस्यों की मांगों एवं विचारों में पर्याप्त अंतर होता है और दबाव समूह इन सदस्यों की मांगों की इस भिन्नता में तालमेल बैठाते हैं। वे प्रायः मध्य मार्ग अपनाते हैं और इस तरह वर्गीय एकता को भी बनाकर रखते हैं। विभिन्न विरोधी वर्गों में भी संतुलन बिठाते हैं। एक ही समाज में ऐसे वर्ग पाए जाते हैं जिनके हित परस्पर विरोधी होते हैं और इनमें से प्रत्येक वर्ग शासन सत्ता पर अपना प्रभाव स्थापित करके अपना हित पूरा करना चाहता है, विरोधी वर्ग की हानि चाहता है। विभिन्न विरोधी वर्गों से संबंधित दबाव समूह एक दूसरे के प्रभाव को सीमित करते हैं और इस प्रकार अंत में उनके बीच विवेकपूर्ण एवं व्यावहारिक संतुलन स्थापित हो जाता है। जैसे श्रमिक एवं मिल मालिकों से संबंधित दबाव समूह ऐसे ही कार्य करते हैं, अर्थात वे आपस में मिनिमम शर्तों पर समझौता करके एक दूसरे के कॉमन जो इंटरेस्ट होते हैं उनके आधार पर आपस में सामंजस्य बिठा लेते हैं। लोकतांत्रिक प्रक्रिया एवं शासन के अनुपूरक की भूमिका। दबाव समूह अपने निम्नलिखित कार्यों के द्वारा लोकतंत्र, शासन एवं व्यवस्था के संचालन में मदद भी देते हैं। जैसे दबाव समूह अपनी मांगों के समर्थन में लोकमत निर्माण के साधनों का प्रयोग करते हैं और उनके इस प्रयत्न से लोकतंत्र में लोकमत के प्रशिक्षण का कार्य चलता रहता है। दबाव समूह समाज की विभिन्न सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक आदि वर्गों की मांगों को प्रस्तुत करके समाज के बहुलवादी रूप की रक्षा भी करते हैं और इस प्रकार शासन की निरंकुशता को सीमित करने में मददगार होते हैं। वर्तमान लोकतंत्र में व्यवस्थापिका में प्रतिनिधियों का चुनाव क्षेत्रीय आधार पर होता है और इस तरह व्यवस्थापिका में जनता का व्यावसायिक प्रतिनिधित्व नहीं हो पाता। अनेक दबाव समूहों का निर्माण व्यावसायिक हितों के आधार पर होता है और इस तरह वे वर्तमान लोकतंत्र के एक प्रमुख दोष का अंत कर देते हैं। दबाव समूह विभिन्न राजनीतिक दलों को उनके उम्मीदवारों के चयन में मदद देते हैं और उनके चुनावी प्रचार में भी मदद देते हैं और धन की सहायता भी करते हैं। दबाव समूह व्यवस्थापिका के सदस्यों तक उनके क्षेत्र की जनता की मांगों को भेजते हैं और इस तरह विधायकों व मतदाता के बीच पुल का कार्य भी करते हैं। दबाव समूह विशिष्ट समस्याओं पर विभिन्न तथ्य एवं आंकड़े एकत्रित करते हैं और विधायकों को इनसे अवगत कराते हैं। वे विशिष्ट समस्याओं पर अपनी राय प्रदान करते हैं और इस तरह विधि के निर्माण में अपनी मदद देते हैं। दबाव समूह की भूमिका के ये जो भूमिका हैं इनके कुछ निर्धारक तत्व हैं। ये निर्धारक तत्व हैं समाज एवं शासन का रूप।
जो औद्योगिक दृष्टि से विकसित आधुनिक मूल्यों में विश्वास रखने वाले तथा खुले संगठन वाले समाज हैं, उनमें दबाव समूहों के बनने एवं सक्रिय होने के अवसर अधिक होते हैं। इसके विपरीत लक्षणों वाली समाज व्यवस्था में दबाव समूहों को सक्रिय होने के अवसर सीमित होते हैं, अतः उनकी संख्या कम होती है और वे प्रभावशाली ढंग से सक्रिय भी नहीं हो पाते। लोकतांत्रिक शासन प्रणाली में खुला समाज पाया जाता है और सत्ता का विकेंद्रीकरण होता है। समूहों को क्रियाशील होने के अधिक अवसर मिलते हैं, अतः इस शासन प्रणाली में दबाव समूहों की संख्या पर्याप्त होती है और वे अत्यधिक सक्रिय हो जाते हैं। लोकतांत्रिक प्रणाली में भी संसदीय प्रणाली की तुलना में अध्यक्षात्मक शासन में दबाव समूह अधिक सक्रिय दिखते हैं। सर्वसत्तावादी शासन में बंद समाज और सत्ता के केंद्रीकरण तथा अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध होने के कारण दबाव समूहों का निर्माण गुप्त रूप से होता है और वे सक्रिय भूमिका भी निभाने में असमर्थ होते हैं। तो दबाव समूह की भूमिका का एक महत्वपूर्ण निर्धारक तत्व है कि समाज और शासन का रूप कैसा है। फिर है दलीय व्यवस्था का रूप। एक दल प्रणाली सर्वसत्तावादी शासन की स्थापना करती है जो दबाव समूह की विरोधी होती है। अतः एक दलीय प्रणाली में दबाव समूह की भूमिका केवल और केवल नाम मात्र की होती है। यद्यपि बहुदलीय प्रणाली में दबाव समूह के निर्माण एवं क्रियाशीलता की स्वतंत्रता होती है, किंतु व्यवहार में उनकी भूमिका सीमित हो जाती है। इसका प्रमुख कारण होता है कि बहुदलीय प्रणाली में समाज के विभिन्न हितों का प्रतिनिधित्व करने वाले अनेक छोटे छोटे दल बने हुए होते हैं, राजनीतिक दल, और जो स्वयं ही दबाव समूह का कार्य करने लगते हैं। इसलिए दबाव समूह के निर्माण व सक्रियता की दृष्टि से द्विदलीय प्रणाली सबसे अधिक उपयुक्त होती है। स्वयं दबाव समूह से संबंधित तत्व भी उनकी भूमिका के निर्धारक तत्व हैं। दबाव समूह की दृष्टि से सर्वाधिक अनुकूल शासन लोकतंत्र है, किंतु इसमें भी सभी दबाव समूह की भूमिका एक जैसी नहीं होती। किसी दबाव समूह की भूमिका स्वयं उसके अग्रलिखित तत्वों से भी प्रभावित होती है। दबाव समूह की आयु व कार्य का अनुभव, उसके आर्थिक साधन, सदस्यों की संख्या, आपसी सहयोग का स्तर, हित की तीव्रता आदि दबाव समूह की भूमिका के निर्धारक तत्व होते हैं। अब हम नेक्स्ट वीडियो में राजनीतिक दल और दबाव समूह में क्या अंतर है, दबाव समूह के पक्ष और विपक्ष में तर्कों का विवेचन करेंगे। तब तक आप सभी स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। धन्यवाद।